बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल हूँ। आज की मेरी वीडियो प्योरली एजुकेशनल है और उन तलबात के नाम है जो पिछले 4-5 सालों से ख्वाब देख रहे हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे। जब बच्चा 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में जाता है तो बच्चा ख्वाब देखता है, ख्वाहिश करता है कि वो डॉक्टर बनेगा। इसकी शायद वजह यह है कि बच्चे के पेरेंट्स इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो डॉक्टर बने, और बड़े खुशनसीब होते हैं वो पेरेंट्स, वो वालिदैन जिनके बच्चे उनकी ख्वाहिशात को अपना ख्वाब बना लेते हैं और फिर मेहनत करते हैं। और घर के अंदर जो उनके बहन भाई हैं और कज़न्स हैं, अगर वो डॉक्टर हैं तो फिर प्रेशर मजीद बच्चे के ऊपर पड़ता है। और बच्चा जब तालीमी इदारों के अंदर आता है तो बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चों को अगेन डॉक्टर्स भी कहते हैं दैट यू हैव टू बी डॉक्टर। और वो दिन आ चुका है एंड 13th of November दिस मंथ इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन द लाइव्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव बीन ड्रीमिंग टू बी डॉक्टर्स। और 3.5 घंटे 210 मिनट दे वुड डिसाइड, 210 मिनट जो हैं इट वुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर वेदर यू हैव टू बी अ डॉक्टर और नॉट। जो 200 MCQs हैं दे वुड डिसाइड दैट वेदर यू आर गोइंग टू क्रॉस द गेट्स ऑफ ए मेडिकल कॉलेज और नॉट। ये नॉट जो है ना, ये हथौड़े की तरह आपके सर पे लगता होगा कि जब ये बात की जाती होगी। हमारी दुआएं हैं, ख्वाहिशात हैं कि जी बेशुमार बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बने, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से 2.25 लाख बच्चे अपेयर होंगे और पंजाब से 80,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर चुके हैं। PMC UHS ने इस फैक्ट्स एंड फिगर्स को ओपन किया है। 80,000 से ज्यादा बच्चे हैं और तकरीबन जो सीट्स हैं वो 3400 समथिंग है। और जो BDS की सीट्स हैं वो टोटल 176 है। 215-16 सीट्स होती हैं, जो ऊपर वाली हैं वो कोटा सिस्टम में आ जाती हैं। इसी तरह MBBS की जो सीट्स हैं वो 3000 समथिंग होती हैं। जो ऊपर वाली 400 सीट्स हैं वो अगेन कोटा सिस्टम में आ जाती हैं। तो इतने ज़्यादा बच्चे और सीट्स ये आप लोगों के सामने हैं, और बच्चे वही सामने आएंगे, डॉक्टर बनने जाएंगे। अगले वीक इन दिनों तक क्लियर हो चुका होगा वेदर यू आर गोइंग टू वियर वाइट कोट और नॉट। कुछ बड़ी बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है। उस दिन आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाए तो आपने किस तरह से बिहेव करना है। फिर आपके सामने जब आपका आंसर शीट आ जाए, जिसे रिस्पॉन्स MCQ रिस्पॉन्स फॉर्म कहते हैं, तो आपने किस तरह से बिहेव करना है और कौन कौन सी गलतियों से बचना है। क्योंकि हर साल सैकड़ों की तादाद में ऐसे तलबात होते हैं जो पेपर अच्छी तरह आने के बावजूद ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जिससे वो डॉक्टर नहीं बन पाते। उन चीज़ों के मुतालिक बात होगी। ये सारी बातें आपके मुतालिक हैं, आपके फ्यूचर के मुतालिक हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एंड तक अगर आप ये देखेंगे, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई कुलिया, कोई चीज़ ऐसी मिलेगी जो आपके फ्यूचर को हेल्प आउट करेगी। तो जिस दिन पेपर होगा आपका, उस दिन आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है उसका फॉर्मेट क्या होगा। यह आपको पता होगा कि बायोलॉजी के 68 MCQs होंगे, केमिस्ट्री के 54 होंगे और फिजिक्स के भी 54 होंगे, इंग्लिश के 18 होंगे और लॉजिकल रीजनिंग 6 होंगे। अब आप कहेंगे जी ये बात तो हमें पता है, ये क्यों बताई जा रही है? इस वजह से बताई जा रही है कि 200 MCQs और पॉसिबली जो MCQ रिस्पॉन्स फॉर्म UHS ने अपनी बुकलेट है उसमें इशू किया है, उसके अंदर 4 कॉलम्स हैं। एक कॉलम के अंदर 50 MCQs हैं और दूसरे कॉलम्स के अंदर भी 50, तीसरे के अंदर भी 50 और चौथे के अंदर भी 50, और ये मिलाकर फिर 200 MCQs बन जाते हैं, जिसे 210 मिनट्स में आपने हल करना है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, ये मैंने इस वजह से बात की कि 68 के बाद 69 आता है और आपको पता होना चाहिए कि आगे केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी और तरतीब उम्मीद है यही रहेगी। बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री, 69 से लेकर 122 MCQs तक ये केमिस्ट्री रहेगी और 123 से फिर फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। 123rd जो MCQ होगा वो फिजिक्स का पहला MCQ होगा और ये 176 तक ये सिलसिला चलता रहेगा। 54 MCQs ये बनते हैं। उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन जो है वो 177 से स्टार्ट होगा, ये 194 तक ये MCQs चलेंगे और ये 18 MCQs होंगे। फिर एंड पे जो लास्ट 6 MCQs है वो 195 से लेकर 200। अब फिगर कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो MCQ रिस्पॉन्स फॉर्म के ऊपर आपने नजर रखनी है ताकि ये हल करते हुए सीरीज आपकी गलत ना हो। 68 के बाद 69 पे शिफ्ट हो जाएगा और केमिस्ट्री का पोर्शन आ जाएगा और उसके बाद फिजिक्स जो है 123 से स्टार्ट होगा, इंग्लिश 176 से स्टार्ट होगा और लॉजिकल रीजनिंग 195 से, अगर ये ही सीरीज रहती है। तो ये एक पेपर पैटर्न आप लोगों ने जहन में रखना है MCQs रिस्पॉन्स फॉर्म को सामने रखते हुए। अब पढ़ते हैं जी कौन कौन सी चीजें
इम्तिहानी सेंटर में ले जाना मना है। उन चीज़ों में स्टेशनरी आइटम्स हैं, जिस तरह कोई टेक्सचुअल मटेरियल है, कोई प्रिंटेड है या रिटन है, सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिटेंस कार्ड किसे कहते हैं, वो रोल नंबर स्लिप है, या आपका ओरिजिनल CNIC या बी फॉर्म है जिसे बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, ओरिजिनल आपने लेके जाना है। और कोई पेपर के पीसेस नहीं होने चाहिए, ज्योमेट्री आपके पास नहीं होनी चाहिए, या पेंसिल बॉक्स या प्लास्टिक पाउच होता है जिसके अंदर आप पेंसिल वगैरह चीजें रखते हैं, या कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइवर्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन और स्कैनर, इस तरह की कोई भी चीज आप नहीं लेके जा सकते। उसके बाद मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, एयरफोन्स, माइक्रोफोन और हेल्थ बैंड वगैरह, ये भी चीजें आप नहीं लेके जा सकते। उसके बाद वैलेट आप नहीं लेके जाएंगे, गोगल्स, एक खास किस्म की जो ऐनक है वो भी नहीं लेके जाएंगे, हैंड बैग्स जो है, कैप जो टोपी पहन के जाते हैं, इस चीज़ में भी जो है UHS ने कहा जी आप नहीं लेके जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपनी घड़ी जरूर लेके जानी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर लिखा हुआ जी कि आपने घड़ी नहीं लेके जानी। लिखा यह हुआ है कि आपने डिजिटल वॉच नहीं लेके जानी, रिस्ट वॉच जो नंबरों वाली घड़ी है वो आपने नहीं लेके जानी। आपने सुई वाली घड़ी जरूर लेके जाने, जिसे एनालॉग वॉच कहते हैं। वो आपके अब्बू के पास है या किसी घर के बड़े के पास है या बहन भाई के पास है, या नहीं है तो बाजार से ले आए। ऐसी घड़ी लेके जो चलती हो, उसे देख लें, एक 2-3 दिन पहले लीजिएगा, उसे जरा ट्राई कर लें, चेक कर लें वो चलती हो। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन सेंटर में आप बैठे हो और आपकी घड़ी खराब हो जाए, टाइम मैनेजमेंट आपसे खराब हो जाए, क्योंकि वहां पर आप किसी से पूछ नहीं सकते। और ईटेबल्स आप नहीं लेके जाएंगे, कुछ खाने पीने का सामान, कुछ जूस आप नहीं लेके जाएंगे। सिर्फ पानी की एक बोतल होगी और वो भी ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल होगी। और ऐसी बोतल आपने नहीं पकड़नी जो कि ग्रीन कलर की हो, ग्रीन कलर की भी बोतल होती है, ट्रांसपेरेंट आपने पकड़नी है और उसमें पानी हो आपका। उसके बाद जो बॉल पेंसिल है वो 2 लेके जाइए। मेरा मशवरा ये है कि जी आप पहले चला के चेक कर लें घर के अंदर कि वो चलती भी कि नहीं। अगर आप बिल्कुल नहीं लेके जाएं और वहां पर प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप लोगों के लिए मसला है। सख्ती के साथ मना है कि आपने कोई पॉइंटर नहीं लेके जाना, कोई मार्कर नहीं लेके जाना। जो मशीन आपका पेपर चेक करेगी तो वो आपका सिर्फ बॉल पेंसिल जो है उसको वो रीड करेगी। तो क्योंकि इंसानों ने चेक नहीं करने, तो ये मशीन ने चेक करने, तो वो बॉल पेंसिल जो है ना उसको वो उसके प्रिंट्स वो एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद कोई भी ऐसा अरेंजमेंट इम्तिहानी सेंटर के अंदर नहीं है कि आप साथ अपना रिटर्न मटेरियल लेके जाएं। जब आपने घर से रवाना होना, कोई रिटर्न मटेरियल, कोई किताब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लॉजिकल, कोई मटेरियल आपके पास नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह यह है कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जिस तरह से आम इम्तिहानों के अंदर होता है कि जी आप अपनी किताब जो है, इन्विजिलेटर कहता है जी किताब जो है ना, जिनके पास किताबें हैं वो सामने रख दें, तो कोई किताब आप सामने नहीं रख सकते। उसके बाद जो आपने जो क्लिप बोर्ड है, जो गत्ता आपने लेके जाना है, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके ऊपर कोई रिटर्न मटेरियल नहीं हो, तो वो साफ हो, वो भी आप ले आएं। और ये चीजें पहले ले आएं, चेक कर लें, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ये टेस्ट पिछले सालों में होने वाले टेस्टों से यकसर मुख्तलिफ है, क्योंकि पिछले सालों में जब MD कैट MCAT का पेपर होता था तो हम ऑब्जर्व करते रहे हैं कि जी पेरेंट्स साथ जाते थे, बाहर कुछ इंतजाम होता था, सायादार जगह के ऊपर पेरेंट्स बैठते थे, बच्चों का वेट करते थे और कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। लेकिन इस साल कुछ इस तरह का इंतजाम नहीं है और साफ लिखा हुआ है कि अंडर सेक्शन 144 द पेरेंट्स वुड ओनली ड्रॉप द चिल्ड्रन एट द एग्जामिनेशन सेंटर, और वहां से वो चले जाएंगे। क्योंकि 5 घंटे का तो टाइम है ना, आपने 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है और 3.5 घंटे का पेपर है, तो पेरेंट्स वहां पर क्या करेंगे 5-5.5 घंटे। तो वो अपने पेरेंट्स को आप कम्युनिकेट करें कि वो चले जाएं और फिर जब पेपर खत्म हो जाए तो फिर आपको लेने के लिए आए। अब आप अपनी जगह बैठे हुए हैं और आपको तकरीबन 20-25 मिनट्स पहले आपको MCQ रिस्पॉन्स फॉर्म दे दिया जाएगा। MCQ रिस्पॉन्स फॉर्म से मुराद है आपकी बबल शीट, आपकी आंसर शीट, और आंसर शीट आपको एक ही दफा मिलेगी। इस वजह से रोल नंबर गलत लिखना या कोई ऐसी हरकत आपने उस पेपर के ऊपर कर दी जो गलती तसव्वुर होगी तो नई शीट आपको नहीं मिलेगी। जो भी कुछ करना है इसी रिस्पॉन्स शीट के ऊपर करना, ये आपकी आंसर शीट है। अब इस आंसर शीट को अगर आप गौर से देखें तो ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ये हर बच्चे का सीरियल नंबर डिफरेंट होता है। उसके बाद रोल नंबर, अभी हम बात करेंगे रोल नंबर किस तरह से लिखना। ये आपको 20-25 मिनट पहले मिल गई।
आपने नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है, अपना CNIC नंबर लिखना है, क्वेश्चन पेपर आईडी। अब क्वेश्चन पेपर आईडी क्या होती है, ये आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखी होगी और ये दो जगहों के ऊपर आपने लिखनी होती है। एक तो जब आप अपने MCQ रिस्पॉन्स फॉर्म को देखें, यहां पर बच्चे बड़ी गलती करते हैं। ये शायद मेरी इस वीडियो का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। बाज बच्चे क्वेश्चन पेपर का खोलते हैं, 15-20 MCQs पढ़े, वो सारे तकरीबन आते होंगे उन्हें, बायोलॉजी का पेपर पहला होता है। उसके बाद जहां आईडी है उसे वो अपना क्वेश्चन नंबर 1 तस्वर करते हैं और यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और जो ही वो 15-20 MCQs हल करते हैं, उन्हें समझ आती है कि वो अपनी जो सीरीज है वो गलत कर बैठे हैं। तो पहली जो आपकी रो होगी वो आपका आईडी होगा, वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं होगा, ये गौर से आप देख लें। उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 1 होगा। उसके बाद आप देखें कि आपने एग्जामिनेशन सेंटर लिखना है, आपके सिग्नेचर आएंगे और फिर आपके जो सुपरिटेंडेंट हैं या इन्विजिलेटर हैं वो भी आपकी इस शीट को साइन करेंगे। इसके बाद जब 10 मिनट रहते होंगे, यानी कि 10:50 पर आपको क्वेश्चन पेपर डिलीवर कर दिया जाएगा। और क्वेश्चन पेपर आपको इस वजह से दिया है कि आप पहले पेज के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं वो गौर से पढ़ लें और आपको कहा जाएगा, अनाउंसमेंट की जाएगी कि आपने क्वेश्चन पेपर को फ्लिप ओवर नहीं करना। एक बात और रुककर कि 4 किस्म के 4 कलर्स के क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिए जाएंगे आपके आगे पीछे, और चारों के MCQs तो सेम होते हैं लेकिन शफल्ड होते हैं। हो सकता है कि आपका MCQ नंबर 7, किसी का MCQ नंबर 11 हो और किसी का MCQ नंबर 2 हो। यही वजह है कि आप किसी से पूछ नहीं सकते कि जी इस MCQ का आंसर क्या बनता है। जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका रोल नंबर आपने इसके ऊपर लिखना है, एक आपने सिग्नेचर करने, और तीसरा क्वेश्चन आईडी है आपके क्वेश्चन पेपर के कलर के मुताबिक। और यही वो क्वेश्चन आईडी है जिसका मैं तस्करा कर चुका हूं कि वो आपने जो अपना रिस्पांस फॉर्म है, जो आपकी जो बबल शीट है, जो आंसर शीट है, उसके ऊपर जो पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर आपने ABCD जो भी है वो लिखना है। इसके ऊपर मेंशन होता है कि A है, B है, C है या D है, और वो आपने यहां पर लिखनी। 3 चीजें इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखी होंगी। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपने, जब आपको कहा जाए कि आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, तो आधे घंटे से पहले आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेना है। आपने देखना है कि इसमें 68 MCQs जो हैं वो पूरे हैं बायोलॉजी के, कुछ पेजेस मिसिंग तो नहीं है, कुछ जगहों से वो MCQs जो हैं वो खराब तो नहीं हुए, ऐसे तो नहीं जो पढ़े नहीं जा रहे। और फिर जो 69 से लेकर ऑनवर्ड्स हैं 54 वो केमिस्ट्री के हैं, फिर ऑनवर्ड्स फिजिक्स के हैं, फिर 18 जो है इंग्लिश के हैं, फिर 6 जो है लॉजिकल रीजनिंग के हैं। कोई पेज मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो उसी वक्त आप ये बात जो है आधा घंटे से पहले अपने इन्विजिलेटर के पास आप ये कंप्लेंट करेंगे, जी आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बायोलॉजी से स्टार्ट कर दिया और 1 घंटे के बाद जाके आपको पता चलता है जी इसमें फिजिक्स का पोर्शन तो मिसिंग है या फलां पोर्शन के कुछ पेजेस जो है मिसिंग है। वो आप तरतीब से MCQs देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर पूरा है और रीडेबल है, पढ़ा जा रहा है। तो ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात आपने जहन के अंदर रखनी है कि इससे पहले जो MD कैट्स होते थे या MCATs होते थे, उसमें बच्चे जो नहीं आता था, जिनके बारे में श्योर नहीं होता था, तो वो बच्चे जो है छोड़ देते थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो इस दफा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपने सारे MCQs अटेम्प्ट करने हैं और हो सकता है आपको कोई तुक्का लग जाए। इसके बाद एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बीच बताना भूल गया। पेपर करते हुए अगर आपको यूं महसूस हुआ कि किसी क्वेश्चन के जो नीचे चारों ऑप्शंस हैं वो चारों ऑप्शंस नहीं बनते, या उसमें कोई मसला है, या नीचे जो आंसर्स हैं वो कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, या ये MCQ जो है सिलेबस के अंदर नहीं है, तो फिर वापस आकर शाम 6 बजे तक ये आपके सामने एक ईमेल एड्रेस है। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपनी कंप्लेंट जो है 6 बजे से पहले उसी दिन आप रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपका 5 से 7 दिनों के अंदर रिजल्ट आ गया और उससे पहले आपने कैलकुलेट किया था कि आपके 187, 190, 185 मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन यहां पर आपने देखा कि आपके मार्क्स थोड़े बन रहे हैं, तो फिर आपने क्या किया, अगेन आपको 5 दिन है आपके पास, ये नीचे आपके पास वही ईमेल एड्रेस है, वहां पर आप अपनी कंप्लेंट
लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा जी आपने जब मैच किया था तो आपके 185 बनते हो और जब आपका रिजल्ट आया तो आपके 190 बने, तो मेरा नहीं ख्याल आप इतने ईमानदार होंगे जी आप कंप्लेंट कर दें जी मेरे 5 नंबर ज़्यादा क्यों आए। उसके बाद एक और बात यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि अगर आपने अपना एडमिटेंस कार्ड, जिसे आप रोल नंबर स्लिप भी कहते हैं, वो आपने प्रिंट निकलवाया, कुछ आपके पर्टिकुलर्स गलत लिखे हुए हैं, अगर आपने आजकल में ये करना है तो आप फिल फॉर यही ईमेल एड्रेस जो मैंने अभी बताया था, इस पर आप ईमेल भेज सकते हैं, या एक नंबर लिखा हुआ है 0331106191, इस पर आप फोन कीजिए। अगर आपका फोन बिजी मिलता है या नहीं मिलता तो बार बार कीजिए, तो मुझे उम्मीद है यह नंबर मिल जाएगा। तो जहां पर जो भी साहिब बोले आप उसे अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं कि आपकी अटेंडेंस जो एडमिटेंस कार्ड है, जो रोल नंबर स्लिप है, उसके ऊपर कुछ चीज़ें सही तरह से प्रिंट नहीं की गई। ये एक वीडियो थी जो मैंने डिटेल से चीज़ें आप लोगों के सामने रखी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनकर कुछ डायरेक्शन को आप लोग अंडरस्टैंड करके अपने लाहे अमल को तब्दील करेंगे और पॉजिटिवली चेंज होंगे और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे। और हमारी दवाएं आप लोगों के सामने हैं, इंशाल्लाह आप डॉक्टर बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब बनती होगी तो कुछ नए रिजल्ट्स के साथ, कुछ नए कारनामों के साथ, अचीवमेंट के साथ इंशाल्लाह आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना अपने गिरदन वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।